अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैरोप्रैक्टर असद मिर्जा। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 मिथ अबाउट हर्निएटेड डिस्क। आप सबको पता है कि आजकल हर्निएटेड डिस्क के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और इसके साथ साथ इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ भी जुड़ा हुआ है। मिथ से मेरी मुराद मिसकंसेप्शन है, कुछ लोगों के वहम हैं। वही मिसकंसेप्शन आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने 5 इस तरह के वहम जो लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका ट्रीटमेंट को लेकर, दूसरे नंबर पे आता है आपका बेल्ट को लेकर, तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टेज चढ़नी चाहिए कि नहीं चढ़नी चाहिए, फोर्थ नंबर पे आता है आपको कि नॉर्मल एक्टिविटीज कब शुरू करनी चाहिए इस प्रॉब्लम के आने के बाद, और फिफ्थ नंबर पे आता है सर्जरी को लेकर। तो ये 5 मिथ मैंने देखे हैं अपनी कंसल्टेशन में और पेशेंट से सुने हैं। तो ये 5 मिथ मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। नो ट्रीटमेंट। पेशेंट जो होता है वो लोगों से जितना मिलता है, हर बंदा उसे कोई नई एडवाइस करता है, कोई नई सजेशन करता है, क्योंकि एडवाइस जो होती है वो तो बिल्कुल फ्री होती है। तो जिस किसी को भी, या उसे किसी रिलेटिव को या नेबर में किसी को भी बैक एक या डिस्क बल्ज के इश्यूज होते हैं, तो उसे बहुत सारी एडवाइस दी जाती है। ओहो, ये क्या हो गया आपको, अब इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक बारी मोरों का मसला हो गया है तो ये तो जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि लोगों में इस तरह का वहम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने किसी से सुना था कि उनका कोई जानने वाला ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि वो क्यों ठीक नहीं हुआ था, उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था नहीं लिया था। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं और आपका भी मोरल डाउन कर देते हैं। आपको स्लिप डिस्क हो गई है, अब इसका तो कोई इलाज नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था नो ट्रीटमेंट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारे बहुत ज्यादा प्लेयर्स, एक्टर्स को भी स्लिप डिस्क होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अपनी गेम, अपनी एक्टिंग, अपना एक्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, बल्कि पहले से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सुन सुना कर नहीं होता, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। एक बारी प्रॉब्लम आई है तो उसको जब आपने क्योर कर लिया है, तो उसे ठीक कर लिया है, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ को नॉर्मली लेके जा सकते हैं। अब लोग अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम आई है, अब ना वो अपनी एज के बारे में डिस्कस करते हैं, ना अपनी ओल्ड मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं। क्योंकि डिस्क बल्ज जो है या हर्निएटेड डिस्क या बैक पेन, उसकी जो रीजन होती है वो अलग अलग होती है। अब मैं आपको बताऊं, 36 तरह की डिस्क पेन हो सकती है। अब आपको क्या हुआ है या दूसरे को क्या कॉज हुआ है, उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसको बस ये पता है कि मुझे बैक पेन हुआ था और मैं ठीक नहीं हुआ। तो बैक पेन तो एक सिम्टम है, आपको भी सिम्टम बैक पेन है और आप लोगों के लिए वो बैक पेन है, बट हमारे लिए वो कॉज है। तो उस बैक पेन की अगर कॉज को बर वक्त देख लें तो उस कॉज को ट्रीट भी कर लेंगे हम, और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग ठीक भी होते हैं। तो ये कभी नहीं मानना कि डिस्क बल्ज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए हम ये जो नो ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है इसको क्रॉस कर देंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, बेल्ट। बेल्ट को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि हम बेल्ट लगाएंगे तो पता नहीं हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे। अक्सर डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि ज्यादा देर बेल्ट मत लगाइए। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो पेशेंट होता है वो उस पर डिपेंडेंट होने लग जाता है, वो अपना ट्रीटमेंट बंद कर देता है, अपनी फिजिकली एक्टिविटी बंद कर देता है। तो जो पेशेंट होता है वो जब देखो बेल्ट लगा के रखता है, क्योंकि इनिशियली तो शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है क्योंकि उसने फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, बेल्ट की थोड़ी सी सपोर्ट आ गई है। बट जैसे ही आप बेल्ट रिमूव करते हैं या फिजिकली एक्टिविटी शुरू करते हैं अपनी, पेन शिद्दत से वापस आती है। तो ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आ जाती, जैसा आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट करने में आपको पेन आती है, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पेन आती है, तब बेल्ट लगाइए। और वो भी तब जब इंस्टेबिलिटी आ रही है, मतलब कि आप खांसते हो या छींकते हो या बेड से लेटकर उठते हो, तो उसमें आपको पेन या प्रॉब्लम आ रही है,
तो तब आप बेल्ट जरूर लगाइए। और समझ लीजिए कि आपको इंस्टेबिलिटी है। जब तक आपके कोर मसल्स स्ट्रांग नहीं हो जाते, स्टेबलाइजर्स आके खुद से स्टेबल नहीं करते आपकी स्पाइन को, तब तक बेल्ट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी इस तरह से मसल्स वीक नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, तो उसका भी हल मैं आपको बता देता हूं। आपने जब भी बेल्ट लगानी है तो अपने टमी को खुद से टक इन कर लेना है। सांस अंदर खींच के पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, लाइक दिस। बार बार वॉक भी कर रहे हैं तो बार बार टमी को टक इन करते रहें। वॉक के दौरान बार बार अपने कोर मसल्स को खुद से स्ट्रेंथ में लेकर आइए, एक्टिवली खुद से लेकर आइए, तब आपको कुछ नहीं होगा। बेल्ट उनके लिए मसला करती है जो लगातार बेल्ट लगाकर रखते, 24-24 घंटे लगाकर रखते हैं और वो उस पर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो आपने डिपेंडेंट नहीं होना। बस अगर बैक प्रॉब्लम आ गई है तो ट्रैवलिंग के वक्त बेल्ट जरूर लगाइए, क्योंकि आपने झटकों से अपनी मेन प्रॉब्लम को बचाना है। तो हमेशा अपनी मेन प्रॉब्लम को देखें, तो आप लोगों को बेल्ट वाला भी मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, स्टेयर्स। अब बहुत सारे पेशेंट्स का ऊपर वाली स्टोरी पे रूम होता है, या बहुत लोग फ्लैट में रहते हैं। अब हर जगह पे लिफ्ट तो होती कोई नहीं, तो उनको स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, अप एंड डाउन करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। घर से काम पर जाना, काम से घर जाना, तो स्टेयर्स उनको डेली रूटीन में चढ़नी पड़ती हैं। बहुत सारे पेशेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो स्टेयर्स आप चढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको अक्यूट डिस्क बल्ज जो था वो खत्म हो गया हो। मतलब जब अभी आपको डिस्क बल्ज हुआ है, पहले 3 वीक आप अक्यूट फेज में होते हैं, उसके बाद आपका अक्यूट डिस्क बल्ज जो था वो खत्म हो चुका हुआ है, उसके बाद आप स्टेज चढ़ सकते हैं। इवन आपको स्टेनोसिस की इश्यूज हैं, तब भी आप स्टेज चढ़ सकते हैं। तो स्टेज क्या करेगी? जब हम स्टेज चढ़ते हैं तो वो हमारी फ्लेक्शन एक्टिविटी है, हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है, तो इसलिए हम स्टेज चढ़ सकते हैं। जो स्टेनोसिस या शटिका के जो पेशेंट्स हैं वो चढ़ सकते हैं। जिनका क्रॉनिक हो चुका है डिस्क बल्ज, मतलब 3 वीक्स हो चुके हैं, पर अक्यूट डिस्क बल्ज वाला पेशेंट जो है उसको तो इवन हम सिटिंग भी मना करते हैं, तो स्टेज चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आपका अक्यूट डिस्क बल्ज वाला स्टेज खत्म हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। तो स्टेयर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। क्रॉनिक स्टेज वाला स्टेयर्स चढ़ सकता है। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी में लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैं नीचे बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता, मैं जिम जा सकता हूं कि नहीं जा सकता, मैं कार ड्राइव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं वॉक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं रनिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये नॉर्मल एक्टिविटीज में आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्क बल्ज वाला पेशेंट कर सकता है, बट एक टाइम के बाद। अब वो टाइम कब आता है? जब उसे लगे कि अब मुझे अक्यूट सिम्टम्स नहीं है, ना मुझे खांसने में छींकने में पेन आ रहा है, मैं वॉक कर पा रहा हूं 20 से 30 मिनट बगैर पेन के, सिटिंग कर पा रहा हूं 30 मिनट बगैर पेन के, और ना मुझे लेग में पेन जा रहा है और ना मुझे बैक में पेन हो रहा है, तो वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है। अच्छा, अब जो लोग जमीन पे नीचे बैठते हैं, या बहुत ज्यादा लोग नीचे बैठकर खाना भी खाते हैं, तो नीचे बैठने वाला काम आपको कुछ वक्त के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हाइपर फ्लेक्शन होती है। जब हम नीचे बैठते हैं तो एक तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में चली जाती है, हिप के ऊपर वेट ज्यादा आ जाता है, हिप लेवल नीचे हो जाता है, नी लेवल ऊपर हो जाता है, तो वो बॉडी जो है वो हाइपर फ्लेक्शन में हो जाती है, जिसमें डिस्क बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिसको भी डिस्क बल्ज हो चुका है वो थोड़ा टाइम 4 से 5 महीने तक नीचे मत बैठे, उसके बाद बैठ सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गया है, फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब एक बार प्रॉब्लम आ गई है तो वो हमेशा रहेगा। ये डर बहुत ज्यादा लोगों में रहता है,
और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुझे कोई ऐसी चीज बताइए कि एक बार तो डिस्क बल्ज हो गई है, अब मुझे दोबारा ना हो। तो ऐसा कभी कोई डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि दोबारा ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एक बार ही सर्दी लगी है, नज़ला जुकाम हुआ है, बुखार चढ़ा है और आप डॉक्टर को जाके कहिए कि मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट दें कि मुझे जिंदगी में दोबारा सर्दी, बुखार, नज़ला जुकाम ना हो। ये चीजें आती जाती रहती हैं। इनको इतना ज्यादा बढ़ाकर नहीं सोचना कि मुझे डिस्क हो गई है। डिस्क भी बॉडी का एक पार्ट है, तो जब निकला है तो वहां पे रिपेयर भी हो जाएगी। और अगर रिपेयर नहीं हुई तो जो नर्व को टच कर रहा है तो उस नर्व को रिलीज करवा लीजिए, उस नर्व के लिए जगह बना लीजिए कनाल में। तो उसमें हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपकी नर्व कंप्रेशन को रिलीज करवाते हैं, आपकी हेल्दी स्पाइन को रिस्टोर करते हैं। और साथ आपके जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें हमें कुछ विटामिन भी बूस्ट ऑन करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेरस पे आता है विटामिन D3, कैल्शियम, आपका B12। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती जाती रहती हैं। आपकी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, इवन आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप जिम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये नॉर्मल एक्टिविटीज वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, सर्जरी। अब सर्जरी का इतना खौफ होता है लोगों में कि जो मर्जी हो जाए, मैंने सर्जरी नहीं करवानी। ये जो आपके दिमाग में जो है कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी, इसे थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें कनाल बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, 90% तक कंप्रेशन आ जाती है। तो आपके जो मसल की पावर है वो कम हो रही होती है, फुट ड्रॉप की तरफ जा रहे होते हैं। आपका जो यूरिन का कंट्रोल है वो खत्म हो रहा होता है। इस पे वैसे मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं कि आपको कब सर्जरी की जरूरत होती है और वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को फौरी तौर पर सर्जरी करवा लेना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो कुछ केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पेशेंट ने पहले ही इतना डर बिठाया होगा कि सर्जरी नहीं करवानी, उसके अलावा सब कुछ करवा लूंगा, सर्जरी नहीं करवाऊंगा, तो वो आप अपने ट्रीटमेंट की ऑप्शन को ही कम कर रहे हैं। तो अपने ट्रीटमेंट की ऑप्शन को खुला रखिए। तो व्यूअर्स, ये वो 5 ऐसी मिसकंसेप्शंस थी जो मुझे रोज सुनने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों में से किसी को भी डिस्क बल्ज के इश्यूज आ गए हैं, नेक पेन आ गई है, बैक पेन आ गई है, बैक से पेन ट्रेवल कर रही है टांग की तरफ, शटिका हो गया है, L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज हो गई है, तो उसमें हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपकी नर्व कंप्रेशन रिलीज कराते हैं, हेल्दी स्पाइन को रिस्टोर करते हैं। तो आप में से जिन किसी को भी ये इश्यूज आ चुके हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।